जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो है वो हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही थी और अच्छी प्रकार से अपनी चल रही है। आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार अपना प्यार जो बनाए रखें। देखो आरएएस का कल रिजल्ट आया था और कई साथी बहुत खुश भी हैं, जिनका प्री हो गया, जिनका नहीं हुआ वो नाराज़ भी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे भाई, सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है समय। बिना समय दे खाना नहीं बनता और अपने भविष्य बनाने की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ही मिलती है, उसे आप वक्त से पहले ले ही नहीं सकते। तो अब कई साथी निराश हो रहे हैं कि गुरुजी नहीं, हमने 1 साल 2 साल 3 साल बहुत मेहनत की थी। हो सकता है भगवान ने आपके 4 साल मेहनत रखी हो जीवन में, 5 साल मतलब पढ़ाई बड़ी मेहनत रखी हो आपके जीवन में। तो मेरे कहने का मतलब है समय से पहले अपने कोई भी चीज़ नहीं ले सकते। आपको ऐसे बहुत दृश्य देखने को मिलेंगे जिसमें आप काफ़ी बार फेलियर होंगे, फिर जाकर कहीं आपको सफलता मिलेगी। तो उसके साथ एक अच्छा मोटिवेशन लो आप और अपनी तैयारी को जो जो आपने गलतियां की थी वहाँ आगे वो गलती नहीं होनी चाहिए। उसी कंटिन्यूटी के साथ आप और अच्छी मेहनत करो कि अगली भर्ती के अंदर अपना परचम जो है वो लहराना चाहिए। बिल्कुल उसी के साथ, उसी उम्मीद के साथ। देखो सपनों का टूट जाना बहुत बुरा होता है। आपके जो सपने हैं इनका जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको टूटने नहीं देना है। जो आपने सपना लिया है वो अंत तक जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपने आज की जो क्लास है वो शुभारंभ करते हैं, आज वाली क्लास का। और आज की अपनी क्लास जो है उसकी 8 नंबर क्लास है और 8 नंबर क्लास का जो प्रश्न है वो है नंबर्स डू लाई। क्या है? नंबर्स डू लाई। नंबर्स डू लाई की अगर बात करें तो नंबर्स डू लाई पुस्तक किसने लिखी थी? अरे नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक कौन है अगर इसकी बात करें? इससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी मैगस्थनीज ने। आज थोड़ा सा काम चल रहा है पास में, अगर सो रहा है तो इसको एडजस्ट करना। मैगस्थनीज के रचयिता जो है वो इंडिका पुस्तक के रचयिता मैगस्थनीज है और ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में थे जो अपने भारत में किसके दूत बनकर आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दूत बनकर आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। बिल्कुल गुरुजी। अच्छा एक तो याद रखना इंडिका, एक ग्रंथ याद रखना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ के जो रचयिता है वो है पाणिनि और संस्कृत के जनक भी किसे मानते हैं? पाणिनि को। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो अपनी ये क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा क्या होता है कि अपना टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है जीके बाय अजय सर के नाम से भी और विजन इंस्टीट्यूट के नाम से भी है। अब मेन बात ये है मेरे भाई कि आप सभी साथी बस इतना प्यार जरूर दिखाएं मुझे कि यह क्लास जो है वो अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप इस बात को समझो। अगर आप यहाँ खड़े होते तो आपको एहसास होता कि थोड़े से ज़्यादा जब देखते हैं लोग अपने को तो थोड़ा अच्छा बताने का मन करता है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो थोड़ा सा स्टेटस इतना शो करो लगाने का, बिल्कुल। और पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे आपके। आगे इसका जो राइट उत्तर बात करें अपने नंबर्स डू लाई पुस्तक की, तो इस पुस्तक के रचयिता जो है वो आकाश चोपड़ा है। कौन है? आकाश चोपड़ा। याद रखना नंबर्स डू लाई पुस्तक के रचयिता कौन है? बोलो आकाश चोपड़ा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? देखो मेरे भाई ये इस प्रकार से अपना प्यारा सा भारत है, ये रहा। एक प्रश्न आता 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा ये किस देश को किससे अलग करता है? 3 बीघा जो गलियारा है वो तिब्बत को भारत से अलग करता है। लेकिन इसमें देश 3 आते हैं, तिब्बत आ जाता है, भूटान आ जाता है और भारत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब भारत के सीमावर्ती देश 7 हैं। 7 जो देश है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें एक है बांग्लादेश, यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर है भूटान और ये वाला हो गया ऐसा नेपाल, यहाँ है चीन, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इतने हैं। तो इसकी एक ट्रिक याद रखना, क्रम सेट हो जाएगा। बचपन में MBA, बी से बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। ये क्रम है इसका सीमाओं का।
4096 किलोमीटर। 2 नंबर पे चीन, 3 नंबर पे पाकिस्तान, 4 नंबर पे बोलो नेपाल, 5 नंबर पे म्यांमार और 6 नंबर पे भूटान, 7 नंबर पे मेरे भाई बोलो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 7 नंबर पे सर्वाधिक लगती है, इसकी 4096, इसकी 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान की 3323 या 3310 भी लिखा हुआ मिलेगा, नेपाल की 1751, म्यांमार की 1643, भूटान की 699 और अफगानिस्तान की 106 या 80 किलोमीटर। तो मेरे कहने का मतलब सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, 2 नंबर पे सर्वाधिक चीन की, 3 पे पाकिस्तान, 4 पे नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा वो कितनी लगती है? तो वो लगती है 15,200 किलोमीटर। और बात करें जलीय सीमा, जलीय सीमा अगर प्रश्न पूछे मुख्य कितनी लगती है? टोटल जलीय सीमा तो लगती है 7514 किलोमीटर। कितनी लगती है? 7514 किलोमीटर। अगर इसमें मुख्य पूछे, मुख्य का मतलब होता है केवल यहां से ये वाली मुख्य, ये वाली जलीय सीमा, यहां पर द्वीप नहीं लेंगे। तो मुख्य की बात करें तो 6100 किलोमीटर। कितनी लगती है? 6100। और मुख्य सीमा में सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो गुजरात के साथ लगती है, गुजरात के साथ सर्वाधिक। और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? गोवा के साथ। ये बात आप याद रख लेना। तटीय सीमा पे कितने राज्य हैं? तो भारत के 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा पे है, जिसमें सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? गुजरात। और न्यूनतम सीमा कौन लगाता है? गोवा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ऋग्वेद जो हमारा है, कौन सा? ऋग्वेद। इसके अंदर रुद्र नामक शब्द को आरंभिक स्रोत माना गया है। ऋग्वेद की जो रचना की थी वो किसने की थी? वेदों की रचना किसने की थी? अपने वेद व्यास ने। किन्होंने की थी वेदों की रचना? वेद व्यास ने। वेद जो लिखे थे वो वेद व्यास ने। वेद और महाभारत की रचयिता भी कौन है? वेद व्यास। कौन है भाई? वेद व्यास। ये बात याद रख लेना। और जो ऋग्वेद है याद रखना, ये प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद जो है, प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या पूछे तो 1028। ऋग्वेद में मंडल की संख्या पूछे तो कितनी है? 10 मंडल हैं। और 10,464 जो है वो ऋचाएं हैं। 64 नहीं, 62 शायद, ये याद नहीं आ रहा, थोड़ा फिक्स। ठीक है, थोड़ा देख लेना 64 है या 62 है। 1028 सूक्त है, 10 क्या है? मंडल। अब मैं एक बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? नवीन जो वेद है वो है अथर्ववेद। और इसी में जादू टोना के बारे में जो बातें, तावीत वगैरह के बारे में जो बताया गया है वो किस वेद में बताया गया? अथर्ववेद में। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत कला का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत कला का जनक किसे कहते हैं? संगीत कला का जो जनक कहते हैं वो सामवेद को कहते हैं। और 10 मंडल में आप 3 मंडल याद रखना। एक तीसरे मंडल में क्या है, एक 9वें मंडल में क्या है, एक 10वें मंडल में क्या है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। 9वें मंडल में देव सोम का उल्लेख है, सोमदेव या सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, पुरुष से सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वो जातियों की उत्पत्ति बताई है, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य। ये भी एक संघर्ष है, फोन वाला भी मेरे भाई। एक मिनट, क्या है कि फ़ोन से क्लास करते हैं तो काफ़ी फ़ोन आते हैं ऐसे दिन भर में, तो क्लास के बीच में ये एरोप्लेन मोड लगाना भूल गया था, उसके बीच में इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि रिदम बना हुआ था और रिदम को एकदम से अचानक, है ना, चलो कोई बात नहीं है। तो जीवन में देखो, अब मैं थाना आई तो बात समझाना चाहूँगी, पता नहीं हमें जीवन में कितने ऐसे देखने को पड़ते हैं संघर्ष, कैसे दृश्य है। मैं आपको, चलो ये कभी सोचा नहीं मैंने आपको कि मैं ऐसी बातें बताऊँ, ये थोड़ा सा उल्टा, फिर आप सोचोगे गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। मैं आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करता हूँ ना, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं आपकी पूरी क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कई बार इसमें क्या कि फ़ोन में वो जैसे अपने ईयरफोन वाला पार्ट होता है वो सही नहीं लगता, तो उस कारण क्या आवाज़ ख़त्म हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे फ़ोन पे मेरे एकदम कई बार वाइट स्क्रीन आ जाती है पूरी, मेमोरी फुल होने के कारण,
जिस कारण कई बार क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे शुरू में क्लास रिकॉर्ड करते हैं ना, तो 8, 9, 10 सेकंड की क्लास तो जब शुरू करते हैं आ जाते हैं इधर, तब तो शुरू हो जाती है और यहाँ आते ही बंद हो जाती है क्लास। फिर 30-40 मिनट पढ़ाने के बाद देखें क्लास तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो तब मैं कहता हूँ पता नहीं, और उस समय ऐसा गुस्सा आता है, मतलब एक बार जो चीज़ पढ़ा दे इतनी गहराई से, इतनी अच्छे तरीके से, फिर बाद में उसी चीज़ को वापस बताना, है ना। तो कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। चलो संघर्ष है, करना पड़ेगा, तभी तो कहते हैं संघर्ष में हमारे साथ कोई नहीं होता, लेकिन जब सफलता मिलेगी तब सभी हमारे साथ होंगे। तो आप भी इसी मेहनत के साथ लगे रहो। ऐसे दृश्य बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन आप में हिम्मत जो होनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी है अपने को। चलो, इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत ऋग्वेद में जो है वो किया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल बताएंगे भाई। ये इस प्रकार से अपना प्यारा भारत, मेरा भारत महान, बिल्कुल। और यहां से एक रेखा गुजर जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो बोलो, मेरा मित्र, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। किस पर छा गया? रांझा पर छा गया। मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मैं से बोलो मध्य प्रदेश, रा से बोलो राजस्थान, और मी से बोलो मिजोरम। 3 याद करो, 3 याद करो फटाफट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम। और त्रे से याद रखना त्रिपुरा। त्रे से क्या याद रखोगे? त्रिपुरा। रा से राजस्थान ले लिया। झा से झारखंड, झार से झारखंड। पै से याद रखना पश्चिमी बंगाल। 6 से बोलो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ग से बोलो गुजरात, ग से गुजरात। सिंपल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 राज्य हैं जिनमें कर्क रेखा गुजरती है। और एक बात मेरे भाई याद रखना, मध्य प्रदेश जो है उसमें जिसका नाम बड़ा है, जिसमें सर्वाधिक गुजरेगी, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। और छोटा नाम इन सभी में से त्रिपुरा का है। तो न्यूनतम कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कहाँ पर है? वो है त्रिपुरा में। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। राजस्थान के 2 जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, राजस्थान के भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये तो चलो पता लगा। इसके समीप राजधानी कौन कौन सी है? देखो, एक तो है गांधीनगर, गांधीनगर। एक राजधानी है भोपाल, भोपाल। और एक राजधानी है रांची। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। तो ये इसके नजदीक बिल्कुल राजधानी स्थित है। कई बार ये प्रश्न बन जाते हैं कि जो राजधानी है वो कौन कौन सी नजदीक है। तो ये राजधानियां जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है, कर्क रेखा वाली। ओके गुरुजी। कर्क रेखा पर जो सूर्य चमकता है वो 21 जून को चमकता है। 21 जून को योग दिवस भी आता है। कौन सा दिवस आता है? योग दिवस। 21 जून को ही एक बात और याद रखना कि भारत का जो है वो बड़ा दिन होता है। भारत का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। बड़ा दिन होगा तो रात क्या हो जाएगी? रात छोटी। कई बार आपने देखा जून का महीना गर्मी वाला होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि सूरज की किरणें कर्क रेखा पे होती हैं और कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है। तो बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई। गुरु नानक देव का जो जन्म है वो कब हुआ? हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या बताना है? गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वो कब हुआ? आप कमेंट में फटाफट इसका उत्तर बताओ, जिस साथी को इसका उत्तर आता है। ठीक है, गुरु नानक देव जी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 1469 के अंदर। और गुरु नानक देव जी जो थे वो सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी 10वें नंबर के गुरु थे। और 9वें नंबर के कौन थे? तेग बहादुर जी। ये प्रश्न याद रखना। तेग बहादुर जी कितने नंबर के थे? 9वें नंबर के। और 5वें नंबर के कौन थे? अर्जुन देव। ये 3 प्रश्न आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है। हाँ, आगे। नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा नगर पालिका के सभी सदस्य की बात चल रही है। सदस्यों को मतलब हुआ है पार्षद। नगर पालिका का सदस्य हो क्या हुआ? पार्षद। पार्षद जो लोग हैं उनके द्वारा चुनाव कैसा होता है, उसका मतलब ये है। तो चुनाव इनका है प्रत्यक्ष होता है। पार्षद के चुनाव में भाग लेते हो नहीं लेते? तुम बिल्कुल लेते हैं गुरुजी। तो पार्षद का जो चुनाव होता है मेरे भाई वो कैसे होता है? वो गुरुजी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सॉरी, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तो देखो, चुनाव 2 तरीके से होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ।
एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है, जनता भाग ले, वो तो होता है प्रत्यक्ष। जिसमें जनता न जाए, जनता भाग न ले, वो क्या होते हैं? वो होते हैं अप्रत्यक्ष, जिसे बोलते हैं अनुपातिक रूप से अनुपातिक पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कभी गए हो क्या? नहीं गए गुरुजी। सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ मस्त सा, देखो। बाढ़ अपने पार्षदों के चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल। अब बाढ़ पार्षद चुन गए, मान लो किसी वार्ड में 45, किसी नगर पालिका में 45 वार्ड आते हैं, अब 45 जने चुन गए। अब इन सदस्यों का एक अध्यक्ष होता है जिसे चेयरमैन बोलते हैं। चेयरमैन होता है नगर पालिका का अध्यक्ष, इसे अध्यक्ष बोल दो या चेयरमैन बोल दो, ये नगर पालिका में होता है। अब इस व्यक्ति को चुनना है कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, तो फिर जनता नहीं जाएगी उसको चुनने के लिए। हमने जो 45 लोग चुने थे ना, वो लोग चयन करेंगे कि हमारा अध्यक्ष कैसा हो, हमारा चेयरमैन कैसा हो। तो ये जो चेयरमैन का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष, यानी हमें जो है, हम जहाँ भाग नहीं लेंगे वो चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, हमने जहाँ भाग लिया वो प्रत्यक्ष होंगे। तो सदस्यों का जो पार्षद होते हैं उनके चुनाव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? गुजरात का बहुत ताकतवर राजा हुआ था बहादुर शाह, याद रखना, ये पुर्तगालियों से संघर्ष करता हुआ मारा गया था। और मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे भाई, पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे। गुरुजी सबसे पहले आए कौन थे? देखो इसमें याद रखना, PD EDF, PD EDF। सबसे पहले जो आए थे कंपनियों में वो आई थी पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। पुर्तगाली के बाद आए थे डच, ECI ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 के अंदर, ये प्रश्न याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पुर्तगाली जो उसमें आया था वास्को डी गामा 1498, 20 मई 1498 में, याद रखना। इसे भारत का खोजकर्ता कहते हैं। भारत की खोज जो की थी, खोज किसकी? भारत की, वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। चलो अब इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बहादुर शाह को जो संघर्ष बहादुर शाह से किया था वो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों का दमन किया था बहादुर शाह ने, ठीक है, ओके। चलो आगे। गोवा कब आजाद हुआ? गोवा की बात करें तो वो 1961 में, और बांग्लादेश 71 में। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 71 में। चलो आगे। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? देखो तट की यदि अपने बात करें तो ये 4 तट के नाम जो है इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से, 1 2 3 4, 3 तट इंपॉर्टेंट कर लेना। एक तो कोंकण, दूसरा है कन्नड़, और तीसरा है मालाबार। कोंकण कन्नड़ मालाबार, कोंकण कन्नड़ मालाबार, ये पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट को एक उपनाम से और जानते हैं, सह्याद्री। यानी सह्याद्री जो है वो उसका संस्कृत नाम है। किस भाषा में कहते हैं? संस्कृत भाषा में। पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। देखो ऊपर है गुजरात से गोवा के मध्य जो तट है उसे क्या बोलते हैं? कोंकण। गोवा से कर्नाटक के बीच में जो तट है उसे बोलते हैं कन्नड़, और कर्नाटक से केरल के बीच में जो तट है उसे बोलते हैं मालाबार। तो प्रश्न क्या पूछा है इसमें? अच्छा, कई बार गुजरात का कोई स्थान दे देगा, जैसे दमन, कोई गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गोवा की राजधानी पणजी। फिर ऐसे पूछेगा दमन से पणजी के मध्य कौन सा तट है? तो तट तो कौन सा रहेगा? कोंकण। तो कोंकण तट कहां से कहां तक है? गोवा से कोची केरल में है, केरल में फिर मालाबार तट आ गया, वो तो है ही नहीं। कोची कहां पर है? केरल में, ये भी नहीं है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी कोची को ही कहा जाता है मेरे भाई। गोवा से द्वीप, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा अपना 8 नंबर, कोंकण तट जो है वो कहां पर है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन से गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको याद रखना है।
क्योंकि दमन जो है वो गुजरात में है और गोवा आपको फिर ये आई गया सीधा, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कोंकण। अच्छा, एक याद रखना मालाबार तट, इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ था, धर्म की बात कर रहा हूँ, इस्लाम का प्रथम आक्रमण नहीं कह रहा मैं, आक्रमण तो पहला अरबों का हुआ था, फिर तुर्कों का हुआ। पहला आक्रमण किसका हुआ? अरबों का। दूसरा आक्रमण किसका हुआ? तुर्कों का। अरबों में जो किया था वो आपको याद ही है, जिसका नाम था कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इस्लाम धर्म का आगमन जो होता है वो मालाबार तट से होता है। तो एक प्रश्न याद रखना, इसी कारण केरल में एक मस्जिद है जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद जो है वो भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है। चेरामन जुमा जो मस्जिद है वो भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है, ये प्रश्न याद रखना। तो दमन से गोवा के बीच कौन सा तट है? कोंकण तट है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली कर्नाटक का, ओडिशा। अच्छा, इसमें ये दे रखा है नृत्य, इनमें से कौन सा नहीं है? तो भरतनाट्यम क्या तमिलनाडु का है, कथकली कर्नाटक का है, ओडिशा, देखो ये तो सही है बिल्कुल। और कच्चीपुड़ी आंधो होगा वो कच्चीपुड़ी। अब इन दोनों में से आप फटाफट उत्तर बताओ जल्दी। बिल्कुल, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कथकली। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कथकली, क्योंकि कथकली जो नृत्य है वो कर्नाटक का नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अगर गुरुजी पूछे घूमर नृत्य कहाँ का है, अरे घूमर जो है वो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। ये प्रश्न याद रख लेना। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन। अच्छा, संविधान के अंदर संशोधन दो महत्वपूर्ण थे, एक 42वां और एक 44वां। अच्छा, एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। देखो 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये तो शिक्षा के अधिकार के संबंध में था, शिक्षा के अधिकार के संबंध में था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ऐसा नहीं याद रखना। 44 में 2 जोड़ो, 42 में 2 जोड़े, 44 में भी 76 में 2 जोड़ोगे तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात दोनों याद रख लेना। ओके, चलो अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आया नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा ठीक है, 368 में संविधान संशोधन के बारे में। राष्ट्रपति भवन में बनाया, राष्ट्रपति भवन जो है वो कब बनाया गया? अपना जो उत्तर है वो प्रश्न जो है वो राष्ट्रपति भवन जो है वो कब बनाया गया? तो राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा है वो 1910 में तैयार कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति जो भवन है वो रायसीन की पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर है? रायसीन की पहाड़ी पर। ये बात मेरे भाई तुम याद कर लेना कि राष्ट्रपति जो भवन बना है और वो कौन सी पहाड़ी पर बना है? वो रायसीन की पहाड़ी पर। अब 10% हमारे सफलतापूर्वक जो 11 नंबर प्रश्न वो पूरे हो चुके हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी देना चाहता था मैं, चलो बता ही देता हूँ तुम्हें कि अपना जो जीडी और ये सैनिक बैच जीडी का, ये आप ना कतई मत रहना इस बैच से। ये बैच जरूर जिस साथी ने अभी तक नहीं खरीदा है, इसमें भी काफ़ी साथियों का प्रेम मिला, बहुत अच्छा आपने विश्वास किया है, उस विश्वास को हम कभी जाया नहीं जाने देंगे। आपने जिस प्रकार ये कोर्स लिया है पूरा कंटेंट बेहतर तरीके से आपको करवाया जाएगा, उसकी कतई चिंता नहीं करें। ये जो आपको कोर्स मिलेगा वो विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन में मिलेगा, विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। जो साथी मेरे ऑफलाइन जो है वो पढ़ना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो विजन इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो, ये सूरतगढ़ में है ना। और अगर ऐप के संबंध में भी कोई आपको समस्या आ रही है तो इससे संपर्क कर लेते हैं तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या होती है? लोकसभा में राज्यों से, अच्छा प्रश्न देखो कितना प्यारा पूछा है, राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यों से पूछा है, इसका राइट उत्तर फटाफट बताना, ठीक है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अधिकतम जो संख्या होती है मेरे भाई मेरे दोस्त वो याद रख लीजिएगा आप, इसमें अधिकतम संख्या होती है 552 की, जिसमें से अब वर्तमान में वास्तविक संख्या है कितनी?
तो आप कहोगे 545। कितनी है? 545। 545 में राज्यों की सीटें जो जाती है वो 530 चली जाती है। 530 जो सीटें हैं वो कुल सदस्य संख्या की राज्यों से होती है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर अपने बताएंगे, जल्दी बताएंगे। इसका राइट उत्तर हो गया भाई, ये तो प्रश्न, ये तो किताब बहुत प्यारी है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जी द्वारा ये जो किताब है वो लिखी गई थी। और महात्मा गांधी जो थे इनका प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? सत्याग्रह जो आंदोलन था प्रथम, वो हुआ था 1917 में। कहां पर हुआ गुरुजी? बोलो चंपारण। चंपारण कहां पर है? बिहार में। तो बिहार में ये आंदोलन जो वो किया गया था। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बात करें। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? देखो 24 तीर्थंकर जो हुए थे वो जैन धर्म में हुए थे। जैन धर्म में संगीतियां कितनी हुई थी? संगीतियां जो है वो 2 ही हुई थी। संगीतियां जो है वो 2 हुई। और बौद्ध धर्म में संगीतियां जो है वो 4 हुई थी। कितनी हुई? 4। और सिख धर्म में गुरु कितने हुए? सिख धर्म में गुरु थे 10। ये सभी धर्म जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी जो धर्म है वो किसके अंदर आते हैं? हिंदू धर्म में। किस में आते हैं? हिंदू धर्म के अंदर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहला जो तीर्थंकर था उनका नाम था ऋषभदेव जी, जो जैन धर्म के संस्थापक है। और एक 23 में याद रखना, 23 में जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्व। चलो अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न जो सबसे पहले मिला था वो भारतीय महिला कौन थी? बहुत प्यारा प्रश्न है। उसका जो अपना नाम है वो है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। देखो एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण। और एक होता है पद्मश्री। अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए इन पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है, तो आप राइट उत्तर क्या बोलोगे? 1954 में। भारत रत्न सबसे पहले जो मिला वो इंदिरा गांधी को, और लता मंगेशकर जी और बिस्मिल्लाह खां को एक साथ मिला था। कब? 2001 में, सॉरी 2 में। बिस्मिल्लाह खां और लता जी को 1 में मिला था। ये कंफर्म थोड़ा 1 या 2 हो सकता है, इनमें से थोड़ा आप कमेंट में बताओ। ये लता मंगेशकर जी और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न का मिला। मैं मेरे आईडी से बताता हूँ, कंफर्म मुझे 2001 लग रहा है। ठीक है, वो अपने देख लेंगे कल। ठीक है, या तो कमेंट में मैं नहीं देता हूँ, फिर तुम ऐसे कहो गुरुजी आपने ऐसे बता दिया ना, तो थोड़ा देख लेना आप इसका। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में होता है राजस्थान के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? राजस्थान में। अकबर और प्रताप की सेना के बीच। प्रताप युद्ध स्थल में स्वयं आया था, लेकिन अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा था। क्या? मान सिंह को। चलो अब एक चीज पढ़ते हैं। अकबर के हाथी का नाम था हवाई। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। और प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा जो था वो चेतक था। कौन था? चेतक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1576। चलो आगे। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के किन सम्राट की हुकूमत रही थी? मुगलों की। और वो नादिर शाह इसको मयूर सिंहासन जो है वो जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने लाल किला बनवाया दिल्ली में। और लाल किला में 2 महल बनवाए थे, एक दीवाने आम और दूसरा था दीवाने खास। दीवाने खास तो खास ही चीज हो गया था बिल्कुल। तो यहां लगवाया था उसने मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन के ऊपर लगा हुआ था वो रतन जड़ित, है ना, रतन लगा हुआ था। तो मयूर सिंहासन को कौन ले गया था? नादिर शाह।
नादिर शाह। ये प्रश्न याद रख लेना, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मुगल काल। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मानस औरांग जो है वो कहाँ पर है? असम में। यहाँ पर कौन कौन से हैं? मानस है, औरांग है, ठीक है। ये कहाँ पर है? असम के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अब हाँ, एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस, वो भी असम में, बताओ उसका नाम क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, वो भी असम के अंदर है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। उसका कमेंट में फटाफट बताना नाम क्या है। चलो आगे बात करते हैं। पटना राजधानी है किसकी? पटना बिहार की राजधानी, और की है? बिल्कुल आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो होगी अमरावती, अमरावती। और अंडमान निकोबार की राजधानी हो गई पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है गुरुजी? अरे कोलकाता हुगली नदी के किनारे। बताइए किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अरे भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है, छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है, आंदोलन जो शुरू होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1905 में होता है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और 1907 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था सूरत अधिवेशन। क्या नाम था? सूरत अधिवेशन। और इसी 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर, सूरत अधिवेशन के अंदर गरम दल, कांग्रेस जो था वो दो भागों में बटा, गरम दल और नरम दल, नरम दल। तो कांग्रेस जो था वो दो भागों में कहाँ बटा था? वो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में। तो ये कितने भाग हो गए इसके? दो भाग, गरम दल और नरम दल। 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत किस नदी के किनारे है? तो याद रखना ये जो है वो ताप्ती नदी के किनारे। और इसी के साथ हमारा जो एक दिल्ली पुलिस का 99 रुपये मात्र कोर्स शुरू कर रखा है। जिस साथी ने ये नहीं खरीदा, दिल्ली पुलिस के पेपर से पहले, इसमें सिर्फ 30 क्लासें हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। इसमें 30 क्लासें हैं। एक दिन में 2 क्लास देखोगे तो भी आराम से ये कवर हो जाएगा। इसमें आपको इसके अलावा मैं कहता हूँ स्टैटिक जीके आपका बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको कवर कराया है। अब मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने कितना प्रश्नों में इतनी व्याख्या कर लेते हैं तो टॉपिक में कितनी अच्छी व्याख्या हो जाएगी। चलो, ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल जो अपना जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसे आप जुड़ जाएं और इस पे आपको जो है वो ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। आज पढ़ा हमने, बहुत सी बातें हैं वो जानी। ये क्लास कंटिन्यू देखा करो। देखो 1-2 दिन बीच में नहीं आती है वो अलग बात होती है, लेकिन क्लास कंटिन्यू देखा करो। इससे क्या है, आपने अभी तक 7 क्लासें देखी होंगी और तुम्हें फिर ये तो एहसास होगी अगर आप अपने पढ़ रहे हैं ऐसे तो यानी कि मूर्ख ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं कि मैं तुम्हें कितना कंटेंट कवर करा रहा हूँ। तो अपने, तब मैं ये कहता रहता हूँ बात की अपने पर्सन कोई रहेगा ही नहीं एग्जाम में जो अपने ना पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये तुम पर ऐसे मान के चलना, ये क्लास तुम्हारे लिए रामबाण सिद्ध होगी अगर इस क्लास को कंटिन्यू देखोगे। तो अंत तक इस क्लास को देखना, जब तक तुम्हारा एग्जाम होना लास्ट दिन, मैं तुम्हें 14 तारीख तक सुबह 7 बजे तक पढ़ा दूंगा और भी अगला दिन में पढ़ाते रहूँगा। तो बस कंटिन्यू क्लास देखनी है। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।